नमस्कार। टीम कल्याणी आईएएस की इस प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर भारतीय इतिहास की सीरीज को चलाया जा रहा है और इसी तारतम्य में मेरे द्वारा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को खत्म भी किया जा चुका है। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें कि मैं आपके साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी के दिमाग में एक प्रश्न तो आता ही है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो जैसा कि हमने सभी ने देखा है कि भारत के ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन था और वे यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके द्वारा भारत की राजनीतिक सत्ता में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पीछे क्या कारण थे, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ प्रावधान आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे या नहीं आपको डिस्कस करने को मिले होंगे। इसके बाद हर एक अधिनियम में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ दोष होते ही हैं। तो इस अधिनियम में भी कुछ दोष थे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में है। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी, जिसमें से मैं बात करूंगा यहाँ पर 1757 के प्लासी के युद्ध की, मैं बात करूंगा बक्सर के युद्ध की। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी। इन सभी आप कह सकते घटनाओं के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थिति और मजबूत होती गई। जैसा कि हम सभी ने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो यहाँ आने के बाद उसका जो उद्देश्य था वह था व्यापार करना और यहाँ से धन एकत्र करके इंग्लैंड चले जाना। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह के फरमान मिल जाते हैं कि आप लोग सूरत, मसूलीपट्टनम इत्यादि इन सभी जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करके अपना आप कह सकते हैं व्यापार कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत होती जाती है। साथ में जब ये 1757 का प्लासी का युद्ध होता है तो ये एक निर्णायक युद्ध सिद्ध होता है अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब हमें एक बात यहां देखने को मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो कारिंदे थे, उनका अब उद्देश्य क्या रह गया था? धन एकत्रित करना और धन एकत्रित करके यहां से वापस इंग्लैंड चले जाना। इस धन अर्जन की लालसा में कंपनी के जो कारिंदे थे वो व्यक्तिगत व्यापार में भी लिप्त होने लग गए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कंपनी के कारिंदे थे वो अब कंपनी के लिए कम और व्यक्तिगत रूप से व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। यहां तक कि ये कारिंदे या जो कंपनी के कर्मचारी थे ये लोगों के ऊपर अत्याचार भी अत्यधिक करने लग गए थे। तो मैंने आपको बताया कि अब कर्मचारी जो थे, जो कारिंदे थे, कर्मचारी वगैरह जो कंपनी के थे, ये अब व्यक्तिगत व्यापार ज्यादा कर रहे थे और इनकी अब इच्छा थी क्या थी कि यहां से बहुत सारा धन इकट्ठा करें और कहां चले जाएं? इंग्लैंड वापस चले जाएं। इसके अलावा अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो जो कंपनी के संचालक गण थे वो अपने लाभांश के लिए वो चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभांश मिले कंपनी से, उन्हें कुछ ना कुछ लाभ आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स में से उन्हें भी कुछ लाभ दिया जाता था। तो अब उनकी इच्छा क्या थी कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा लाभांश मिले। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला कि कंपनी को ब्रिटिश की सरकार से कई बार अब कर्ज भी लेना पड़ रहा था। और हमने ये भी देखा कि ये जो युद्ध हुए 1757 का प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसके अलावा भी छोटे छोटे से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई युद्ध लड़े गए थे। ये जब युद्ध हुए, इन युद्धों में
कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हम कह सकते हैं कि ये जो युद्ध हुए ये कंपनी के लिए अलाभकारी युद्ध हुए और कंपनी को, और आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार को, काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी कि कानून के द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। कंपनी को काफी आर्थिक हानि उठाना पड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार को अब यह भी देखना था कि ये जो कंपनी थी, ऐसे युद्ध ये जो लड़ रही थी जहां से इनको लाभ नहीं होता था, ऐसे युद्ध को भी रोकना आवश्यक हो गया था। एक बात और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 1767 में कंपनी को 4 लाख पाउंड वार्षिक देने पर भारत से लगान वसूल करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार से मिल गया था। कब? 1767 में। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 3 साल, 1772 के पहले 3 साल तक कंपनी जो है ये किराया, आप कह सकते हैं जो 4 लाख वार्षिक पाउंड जो ब्रिटिश सरकार को देना था, ये देने में असफल होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1770, 71, 72 ये 3 वर्ष ऐसे आए कि कंपनी जो है ये जो 4 लाख वार्षिक पाउंड जो देना था ब्रिटिश की सरकार को, ये नहीं दे पाई। अब यहाँ स्थिति क्या बनती है कि जो वहां के सांसद थे, ब्रिटेन में जो सांसद थे, वो इस बात पर जोर देने लग गए कि कंपनी की जो संपत्ति है, भारत में जो कंपनी की संपत्ति है, उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि वहां की जो प्रवर समिति थी और जो गुप्त समिति थी, उसने भी कंपनी के कार्यों में तत्काल हस्तक्षेप करने की सिफारिश करी। तो हमने ये सारे कारण देखे कि अब कंपनी को क्राउन या ब्रिटेन पार्लियामेंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता आन पड़ी थी। तो मैं आपसे अभी यही डिस्कस कर रहा था कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके पीछे क्या कारण थे। मैं आपको संक्षिप्त में इसको फिर से बता रहा हूं। यहाँ जो कंपनी जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो कारिंदे थे, वो व्यक्तिगत लाभ ज्यादा अर्जित करने के लिए, धन ज्यादा अर्जित करने के लिए अब व्यक्तिगत रूप से ज्यादा व्यापार करने लग गए थे, लोगों के ऊपर घोर अत्याचार करने लग गए थे। कंपनी के जो संचालक थे वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभांश चाहते थे। इसके अलावा कंपनी जो युद्धों में आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट करती थी, इन युद्ध में कंपनी को नुकसान होने लग गया था। इन युद्ध से कंपनियों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। इसके अलावा कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी को जो 4 लाख वार्षिक पाउंड जो ब्रिटेन की सरकार को देना था, वो भी 1773 के एक्ट आने के 3 वर्ष तक नहीं दे पा रही थी। इसके अलावा जो ब्रिटेन के सांसद वगैरह थे, वहां पर उस समय उनका कहना था कि कंपनी की संपत्ति पर अब ब्रिटेन का अधिकार होना चाहिए, और वहां की जो प्रवर समिति, जो गुप्त समिति थी, उसने भी कहा कि अब कंपनी के कार्यों में हमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यकता पड़ी कि एक एक्ट बनाया जाए, एक अधिनियम बनाया जाए, जिसके तहत इस कंपनी के कार्यों को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। चलिए, ये तो मैंने आपको सारे कारण बताए कि क्या कारण थे इस एक्ट को लाने के पीछे। आइए अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रावधान है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके मुख्य प्रावधान क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, लेकिन ये 1774 में लागू हुआ था। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस एक्ट के तहत मुख्यतः क्या क्या हुआ था। एक तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, और इसी संदर्भ में पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स हमको देखने को मिला था। तो ये इस एक्ट की, अधिनियम की मुख्य बातें हैं जो अधिकांशतः सभी लोगों को पता होती हैं। आइए अब इस एक्ट के प्रावधानों को हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं और क्या क्या इस अधिनियम के प्रावधान थे। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी में एक निदेशक हुआ करता था,
और उसको चुनने के लिए अभी तक क्या प्रावधान था इस एक्ट के आने के पहले, उसको चुनने के लिए मतदान देने के लिए अधिकारिता किसके पास थी? जिसके पास कंपनी में 1 वर्ष पूर्व से कम 500 पाउंड के शेयर हो, यानी वो 500 पाउंड शेयर का धारक हो। इस अधिनियम के आने के पश्चात अब इस प्रावधान को बदल दिया गया और अब ये व्यवस्था बनाई गई कि निदेशक को चुनने के लिए अब किसके पास अधिकारिता होगी? जिसके पास कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर हों। तो ये परिवर्तन किया गया। अभी तक क्या व्यवस्था थी कि अगर आपके पास 500 पाउंड के शेयर हैं तो आप निदेशक के मतदान में मत देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन अब ये मिनिमम कितना कर दिया गया? 1000 पाउंड कर दिया गया इसको। आपके पास कंपनी में 1 वर्ष पूर्व से कम 1000 पाउंड के शेयर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा प्रावधान, ये जो निदेशक मंडल हुआ करता था कंपनी में, इसका कार्यकाल अभी तक 1 वर्ष हुआ करता था और इस एक्ट के बाद अब इस कार्यकाल को 1 वर्ष से कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? 1 वर्ष था और अब इसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया जाता है। निदेशक मंडल में 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे, 1/4 सदस्य जो हैं प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको तीसरा प्रावधान बताया। अब ये जो 1/4 जो सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे, इनको भरने के लिए कितने सदस्य अब आएंगे? प्रतिवर्ष जो है केवल 6 सदस्य जो ही चुने जाएंगे। तो 1/4 सदस्य जो प्रतिवर्ष रिटायर होंगे, उनके स्थान पर 6 सदस्यों को ही चुना जाएगा। इसके अलावा एक राज्य सचिव की बात की गई और इस राज्य सचिव के समक्ष जो भी सरकारी पत्र आएंगे, जो भी सरकारी पत्र भारत भेजे जाने थे, वो राज्य सचिव के समक्ष अवलोकन के लिए रखे जाएंगे। तो इस अधिनियम से एक राज्य सचिव की व्यवस्था भी हुई। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ जो कंपनी का निदेशक था, अब उसको चुनने के लिए जो मतदान जिसको करना है, अगर आपके पास कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर हैं तो आप उसके मतदान में अपना मत दे सकते हैं। इसके अलावा जो निदेशक मंडल है, अब यहां इनका जो कार्यकाल है अब 4 वर्ष का कर दिया गया। प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे और इनकी जगह पर 6 सदस्यों को ही चुना जाएगा। इसके अलावा एक राज्य सचिव का प्रावधान भी किया गया और इस राज्य सचिव के समक्ष वो सभी पत्र रखे जाएंगे जो कि भारत भेजे जाते थे। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक भारत के गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा। तो जो फोर्ट विलियम का जो प्रशासक था, अब उसे जो है गवर्नर जनरल कहा गया। तो जो भी अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे वहां का अब ये गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इसी संदर्भ में पहला गवर्नर जनरल जो है वह वारन हेस्टिंग्स हुआ। अब इस अधिनियम के तहत इस गवर्नर जनरल के लिए एक काउंसिल की व्यवस्था भी की गई, एक समिति की व्यवस्था की गई जिसमें कि 4 सदस्यों की आप कह सकते हैं एक समिति बनाई गई, उसे काउंसिल कहा गया और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। और ये प्रावधान रखा गया कि ये जो समिति होगी वह बहुमत से निर्णय लेगी और यदि बहुमत से निर्णय नहीं आता है तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वह एक मत देने का अधिकारिता होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया जो कि वारन हेस्टिंग्स था, उसके लिए काउंसिल की व्यवस्था की गई, कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया, बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था रखी गई और अगर निर्णय बहुमत नहीं आता है निर्णय में तो वहां पर अध्यक्ष को उस स्थिति में एक वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। यहाँ 1+3 का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। एक मुख्य एक प्रधान न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था भी की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा
कि समस्त जनता जो है इस न्यायालय के अधीन रहेगी। इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी जनता को कर दिया गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, अब वह भारत के लिए कानून बनाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ये सारी बातें हमने इस अधिनियम के तहत देखी। अब ये जो गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी, ये जो कानून बनाएगी, इसको प्रभावी बनाने के पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले पंजीकृत और प्रकाशित किया जाना जरूरी किया गया। और हमने एक और बात देखी कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, जिसके अधीन समस्त नागरिक और सैनिक प्रशासन को कर दिया गया। तो हमने मुख्य बातें देखी, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, एक राज्य सचिव की भी बात की गई इस अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल की बात की गई, उसके लिए एक काउंसिल होगी, काउंसिल की बात की गई जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बहुमत से निर्णय लेगी। अगर बहुमत से निर्णय नहीं आता है तो वहां पर अध्यक्ष को एक वोट देने का अधिकार होगा। इसके अलावा ये एक फैक्ट बनता है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, तो वह कौन था? एलिजा इम्पे नाम का व्यक्ति था। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे या कारिंदे थे, ये व्यक्तिगत व्यापार करते थे। क्यों करते थे? धन अर्जन की लालसा में। इनकी इच्छा थी कि हम यहाँ से धन कमाएं और वापस अपने घर इंग्लैंड चले जाएं। तो ये कंपनी के व्यापार पर कम और अपने व्यक्तिगत व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया, उस पर टोटली बैन लगा दिया गया इस अधिनियम के तहत। क्या भाई आप लोग ये नहीं कर सकते हैं? आपको कंपनी के द्वारा वेतन दिया जा रहा है, आपको समस्त सुविधाएं दी जा रही हैं, आप कंपनी के लिए ही व्यापार करेंगे। अब ये लोग जो उपहार जागीरें वगैरह लेते थे, इन पर भी बैन लगा दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड वेतन निर्धारित किया गया इस अधिनियम के तहत, और जो काउंसिल के अन्य सदस्य थे उनको 10,000 पाउंड, और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था उसे जो है 8,000 पाउंड वेतन इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया। आपको हमने बताया था कंपनी जो है काफी आर्थिक उसको नुकसान उठाना पड़ा था। तो यहाँ इस अधिनियम के तहत 14 लाख पाउंड का एक ऋण स्वीकृत किया गया 4% ब्याज पर। तो ये सोचा गया कि शायद कंपनी की इससे वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी, तो एक ये बड़ी राशि कंपनी के लिए भी स्वीकृत की गई थी इस अधिनियम के तहत। आइए अब हम लोग अधिनियम के दोष पढ़ेंगे। अब ये जो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 से 1784 तक प्रभावी रहा। इस अधिनियम में कुछ मौलिक और व्यवहारिक दोष हमको देखने को मिले। जब हम गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की और जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, हम इनकी बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट नहीं था। अगर हमें हमारा कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं है, हमें हमारा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें हमारे कामों को संचालित करने में समस्या आएगी ही। यहां अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का ऐसी मान्यता थी, ऐसा सोचना था कि जितना भी ब्रिटिश राज्य है सारा कार्य क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि इसका कार्य क्षेत्र ब्रिटिश प्रजाजनों तक सीमित है। तो यहां सर्वोच्च न्यायालय को एक कंफ्यूजन था कि उसका क्षेत्राधिकार कहां तक है। इसके पहले मैंने आपके साथ बात करी थी, इस अधिनियम के तहत जो निदेशक का जो चुनाव किया जाना था, अब उस चुनाव में उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया जिसके पास 1,000 पाउंड का शेयर हो कंपनी का। इस कारण क्या हुआ कि यहां हमें देखने को मिला कि 1246 सदस्य जो थे अब वो मतदान करने के अधिकार से वंचित हो गए थे। और क्या देखा हमने, जो बड़े हिस्सेदार थे उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार दे दिया गया, जिससे कि हमने ये देखा कि यहां भ्रष्टाचार बढ़ा। संचालकों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की संख्या
घटा दी गई थी। अब अगर एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी जाए, मत देने का अधिकार दे दिया जाए, तो आप डेफिनेट सी बात है कि उसका जो वोट होगा वो अनबायस्ड नहीं होगा, उसके वोट के बायस्ड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल को उस काउंसिल में बहुमत प्राप्त करना होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो काउंसिल थी उसको निर्णय बहुमत से लेना होता था, और यदि ऐसा नहीं होता था, बहुमत नहीं हो पाता था, उसी स्थिति में गवर्नर को जो है अपना मत देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को रद्द करने के लिए कोई निर्णायक अधिकार दिया ही नहीं गया था। तो अगर ऐसी चीज है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ गवर्नर जनरल को हमने कोई विशेष शक्ति नहीं दी थी इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा काउंसिल के जो 4 सदस्य थे उनमें से 3 जो है उस पर हावी रहते थे और नीतियों का जो है क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। अब अगर नीतियां बनती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो उन नीतियों के बनाने का कोई मतलब या सेंस नहीं निकलता है। और अगर हम जजों की बात करें तो अंग्रेजी जज भारतीय कानूनों से अनभिज्ञ थे, उनसे वो अच्छे से परिचित नहीं थे, इसीलिए भारतीयों पर अंग्रेजी कानून जो है वो थोप दिए जाते थे। तो यहाँ भारतीय भी परेशान थे अंग्रेजी जजों से, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी जज जो है जब भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे तो उनको भी ऐसा लगता था कि हमारे कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ अधिनियम के दोष भी डिस्कस कर लिए हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर था। दोस्तों, आशा है कि आप हमारी सीरीज को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आज से देखना शुरू कर दें। जब भी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो आप लोग हमारी सीरीज को देखने के बाद अवश्य ही सफल हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं आप सभी लोगों को अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहूँगा। आप लोग घरों में सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो अगले लेक्चर में आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।